Hello friends, this is Yash sir and I welcome you all to our beautiful channel Yash Sir's Charismatic Chemistry। और जैसे कि आप जानते हैं हम ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये हमारी 6 पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा इंटरनल एनर्जी और तीसरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। और इसमें हम दोनों चीज कवर करेंगे, दैट इज स्टेटमेंट्स एंड दूसरा मैथमेटिकल डेरिवेशन। ये दोनों चीजों को हम कवर करने वाले हैं इस पार्ट में, ठीक है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस पार्ट को देखने के पहले आप मेरी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल की वीडियो जरूर देख लें, उससे आपको ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और आई कैन से or else I can say it is mandatory to watch the video of reversible and irreversible processes, then only you will understand this video, otherwise you will find it difficult. I hope you understood। तो आप वो वीडियो को देख लीजिए और फिर आ जाइए इस पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वर्ड जो है आइसोथर्मल, इसका मतलब क्या है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर विद रिमेन कांस्टेंट। पूरे प्रोसेस के दौरान क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और ये रिवर्सिबल होगा। आप सबको पता है हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में ओवरऑल डिस्कशन कर लिया है, तो आपको पता चल गया होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब ये देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या है। अगर मान लीजिए मैं आइडियल गैस लेता हूँ, क्या लेता हूँ, आइडियल गैस। आप सबने देखा होगा आइडियल गैस में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और टेम्परेचर को आपने क्या ले लिया, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट हो गया। तो व्हाट आई कैन से, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों भी कांस्टेंट है, एन आर ये भी कांस्टेंट है। अरे एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट होता है। तो व्हाट आई कैन से, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, या फिर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो क्या मैं कह सकता हूँ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और एल्स यू कैन से P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। जी हाँ, इसकी जरूरत पड़ने वाली है और इसीलिए मैंने इसको डिराइव कर लिया सबसे पहले ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम काम का बात करते हैं कि वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में पढ़ेंगे कैसे। तो उसके लिए मैं लेने वाला हूँ वही घिसा पिटा सा एग्जाम्पल जिससे आप शायद बोर हो गए रहोगे, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, यस, पिस्टन। सर पूरे चैप्टर में पिस्टन पिस्टन कितने सारे पिस्टन, यस बेटा क्या कर सकते हैं, पिस्टन है, क्योंकि हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या पढ़ते हैं, गैसियस सिस्टम, जिसमें जिसमें हम लेते हैं गैस को, ठीक है। तो ये देखिए, ये ले लेता हूं मैं पिस्टन। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर, ये हो गया पिस्टन, ओके, और ये हो गई उसके अंदर गैस। और गैस यहाँ पे क्या लगाएगी, जी हाँ, इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर ऐसे, ये गैस का प्रेशर होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रख दिए हैं कुछ आयरन के वेट, ठीक है, ये वेट है आयरन की, ओके, या फिर यू कैन से दीज आर वेट ब्लॉक्स, वेट ब्लॉक। और इनका वेट बहुत ही कम, इनका वेट बहुत ही कम है, आप इसको मान के चलिएगा, क्योंकि अगर वेट इसका ज्यादा हो गया तो सिंपल सी बात है, आप पिस्टन पिस्टन के ऊपर से जैसे ही इस वेट को उठाएंगे, जी हाँ, ये वेट किसी का भी हो सकता है, आप आयरन ब्लॉक ले सकते हो, वुडन ब्लॉक ले सकते हो, जो भी आपका मन करे आप बैठ जाओ। अरे ये सर क्या बात कर रहे हो, मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप क्या करोगे, इस ब्लॉक को जैसे ही उठाओगे पिस्टन ऊपर जाएगा। फिलहाल के लिए सिचुएशन क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर, और ये जो टोटल है ये एक्सटर्नल प्रेशर। तो अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो एक्सटर्नल प्रेशर में क्या क्या है, जी हाँ, ब्लॉक का वेट, वेट ऑफ ब्लॉक, प्लस क्या है, दूसरी चीज क्या है इसमें, जी हाँ, वेट ऑफ पिस्टन, वेट ऑफ पिस्टन, ओके, वेट ऑफ पिस्टन भी आ गया। और फिर दूसरा आप और एक चीज क्या ले सकते हो, पी एक्सटर्नल, वो किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। तो इन तीनों को मिला के हमारा क्या हो गया है, पी एक्सटर्नल। तो यहाँ पे इस चीज को हटा देता हूँ, ठीक है, ये टोटल पी एक्सटर्नल है। और ये पिस्टन फिलहाल मोशन में नहीं है, पिस्टन जो है वो
रोका हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को अगर इस प्रोसेस को रिवर्सिबल करना है तो हम क्या करेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस, जिन्हें नहीं पता बता दूं, एक ऐसा प्रोसेस होता है विच कैन बी रिवर्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप उसे कभी भी रिवर्स कर सकते हो, और उसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि जो ड्राइविंग फोर्स है और जो अपोजिंग फोर्स है, दोनों में जो डिफरेंस होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए। अगर मैं इस गैस के प्रेशर को ड्राइविंग फोर्स मानता हूँ, तो जो अपोजिंग फोर्स है वो एक्सटर्नल प्रेशर है, तो उसमें और गैस के प्रेशर में बहुत ही कम डिफरेंस होना चाहिए। और बहुत ही कम डिफरेंस होने के लिए मान लीजिए इस ब्लॉक को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है, एकदम छोटू छोटू, शायद आपको ये दिखे भी। और इसके लिए आप चाहे तो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्लॉक दिए होंगे टेक्स्ट बुक में, ऐसे दिए, फिर इसके ऊपर भी एक ब्लॉक ऐसे रख दिया गया। ठीक है, ऐसे इसके ऊपर भी एक ब्लॉक ऐसे। ओके, ये अब स्लोली स्लोली हम क्या करेंगे, जैसे ही एक ब्लॉक को उठाएंगे पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, दूसरे ब्लॉक को उठाओगे थोड़ा सा पिस्टन ऊपर जाएगा, मतलब हर बार थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बार हम प्रोसेस को क्या कर सके, रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल प्रोसेस की सारी कंडीशन को मेंटेन रख सके। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए मैं थोड़ा टेक्स्ट बुक की बातें कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट बुक में ऐसा माना गया है कि ये जो पिस्टन है ये वेटलेस, पिस्टन क्या है, वेटलेस, इसका कोई वेट नहीं है, ये मूवेबल, ये मूवेबल है एंड इट इज फ्रिक्शनलेस। ठीक है, ये मुझे और आपको दोनों को पता है, ये थियोरेटिकल बातें, तो इसे हम लोग लिख लेंगे जब भी हम अपने बोर्ड के या फिर किसी टेस्ट में पेपर में लिख रहे होंगे तो उसमें लिख देंगे ये कंसीडर a cylinder fitted with a piston enclosing gas, the piston is frictionless, weightless and movable। ये सारी बातें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम प्रोसेस को पढ़ते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस को। तो मान लीजिए मैंने सबसे पहले क्या किया, पिस्टन के एक वेट को, ये जो छोटू सा वेट आप देख रहे हो, इसको उठा लिया। इसको क्या कर दिया, उठा लिया। तो अब जो हमारा पिस्टन है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब अब ये यहाँ पे आ गया और फिर यहाँ पे ऐसे ये वेट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही वेट को उठाया, बाकी सब ऐसे ही रखा है। और क्यों एक ही वेट उठा रहा हूँ? जी हाँ, मैं एक ही वेट इसलिए उठा रहा हूँ ताकि मैं रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन को मेंटेन कर सकूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए, तो रिवर्सिबिलिटी की जो कंडीशन है वो मेंटेन है। तो पिस्टन देखिए पहले यहाँ पे था, अब थोड़ा सा ऊपर चला गया, वैसे ही ये ऑब्वियसली अंदर गैस होगा। ठीक है, ये जो गैस जो अंदर इनक्लोज है यही अपना सिस्टम, यही अपना क्या है, सिस्टम। और ये बाहर का सब कुछ क्या है, ये है सराउंडिंग। तो ओवरऑल आपने क्या देखा कि जैसे जैसे इस वेट को उठाते जाएंगे वैसे वैसे एक्सटर्नल प्रेशर कम होते जाएगा और धीरे धीरे पिस्टन क्या होते जाएगा, ऊपर होते जाएगा। तो अगर अगर हमें रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन को मेंटेन करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस जो पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर आपको पता होगा, ये तीनों चीजों को मैंने लिया था, इसका वेट, पिस्टन का वेट, फिर ये वेट, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। सर आपने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखा? चलिए मान लीजिए अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा है पी इंटरनल से, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, मतलब ये बाहर वाला प्रेशर ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? थोड़ा सा ज्यादा है। क्या? थोड़ा सा। पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस डीपी, एंड डीपी इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। और आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है मतलब ये ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा है, और ये ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा है मेरे पाए। ये ऊपर वाला अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये गैस को नीचे दबा देगा, और जब गैस को नीचे दबा देगा तो पिस्टन नीचे आ जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, ये कौन सा केस होगा? जी ये केस होगा कंप्रेशन का। ठीक है, और दूसरा मैं ले लेता हूँ जस्ट इसी का ऑपोजिट। तो इसमें आप समझ सकते हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ले लिया P इंटरनल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल प्लस dP, या फिर आप सिंपली कह सकते हो P इंटरनल इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल। अब यहाँ पे जो इंटरनल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा है, तो ये कौन सी केस के लिए, ये है फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब पिस्टन ऊपर जाएगा और ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कंडीशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। और अगर आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का वीडियो देख लेते हैं तो आई होप आपको ये जरूर समझ में
आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने ये सारी चीजें बाकायदा बताई हुई। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ। ओके, डेरिवेशन की तरफ आप सब जानते हैं कि हमने इसके पहले वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा था। कौन सा प्रोसेस? इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा। उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। उसका फॉर्मूला कैसा था, याद कीजिए जी। ये था W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा, ये डेरिवेशन था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब अगर छोटा सा वर्क हो तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। अब मैं जानता हूँ यहाँ पे पी एक्सटर्नल है, तो पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू व्हाट? पी इंटरनल प्लस डी पी। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? कंप्रेशन का सिचुएशन है। लेकिन अब भी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें कौन कौन था, कौन कम था? जी हाँ, पी एक्सटर्नल कम था। क्यों पी एक्सटर्नल कम था? देख रहे थे ना, पिस्टन जो था ऊपर जा रहा था। और क्यों ऊपर जा रहा था? क्योंकि हम धीरे धीरे वेट को हटाते हुए जा रहे थे। और वेट को हटाएंगे क्यों? क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल करना। आप रिवर्सिबल का अगर वीडियो देख लोगे तो आपको सब डाउट नहीं आएगा। तो एक्चुअल जो हमारा केस है वो क्या है? पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस डीपी। ओके, तो यहीं से मैं निकाल लेता हूँ P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल माइनस DP, क्योंकि P इंटरनल P एक्सटर्नल से ज्यादा है। इसीलिए तो जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जाता है, और जैसे ही दोनों इक्वल होने वाले रहते हैं पिस्टन रुक जाता है, और फिर आप वेट हटाओगे तो फिर मतलब प्रोसेस काफी स्लोली स्लोली किया जाता है। अब इसी को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ P इंटरनल माइनस डी पी इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस पी इंटरनल इंटू डी वी माइनस डी पी इंटू डी वी। तो ये देखिए, ये डी पी इंटू डी वी हो गया। स्मॉल चेंज इन प्रेशर, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। मतलब ये भी छोटू, ये भी छोटू, तो छोटू छोटू बिकम्स मोर छोटू, ऐसा होता है। देखिए, मोटू मोटू बिकम्स मोर मोटू। 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और वही 0.1 इंटू 0.1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.01। 0.01 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, छोटू छोटू बिकम्स मोर छोटू एंड मोटू मोटू बिकम्स बिग मोटू। तो ये बहुत छोटू है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? निग्लेक्ट। क्या कर देंगे? निग्लेक्ट। तो ये छोटा सा वर्क हुआ। क्या हुआ? छोटा सा वर्क, डी डब्ल्यू, बहुत छोटू सा, इसीलिए मैंने उसको क्या बोला? स्मॉल डी डब्ल्यू। अब हमें चाहिए कि पूरे प्रोसेस पे, पूरा प्रोसेस मान लीजिए अपने धीरे 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 कर करके सारा वेट हटा दिया। और जब सारा वेट हटा दिया तो पिस्टन अपने फाइनल पोजीशन पे चले जाएगा। ठीक है, और वहां पे पी एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा? पी इंटरनल। तो हम कहेंगे अब उसके आगे कोई वर्क होने वाला नहीं है। तो आप सबको पता है, अब ये छोटे छोटे वर्क को जोड़ना होगा, और जोड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? जिस इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा डी डब्ल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा इनिशियल, और यहाँ पे आ जाएगा फाइनल, और ये क्या हो जाएगा? माइनस पी। इंटरनल लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसे ऐसे ही लिख देते हैं, पी इंटू डीवी। और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। जब इनिशियल कंडीशन थी तो वॉल्यूम क्या था? V1। जी हाँ, आपने देखा होगा जब वेट को नहीं हटाया था। और फिर उसके बाद ये V2 या फिर V इनिशियल एंड V फाइनल। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रेशर है, और यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके टर्म में? किसके टर्म में? डीवी। बट हमें पता है P जो यहाँ पे है वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने प्रोसेस के दौरान हर बार वेट को उठाया था, और हर बार वेट को उठाया था तो क्या किया था? हर बार एक्सटर्नल प्रेशर को कम किया था। तो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, और ना ही इंटरनल प्रेशर कांस्टेंट है। इंटरनल प्रेशर कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से इंटरनल प्रेशर भी चेंज हो रहा है। क्यों इंटरनल प्रेशर चेंज हो रहा है? क्योंकि गैस जो हो रही है वो एक्सपैंड हो रही है, और एक्सपैंड होगी तो उसका प्रेशर नो डाउट चेंज होगा। जी हाँ, कम होगा या बढ़ेगा वो तो बात की बात है, बट वो चेंज होगा। अगर वो चेंज होगा तो मैं उसे यहाँ पे अगर मुझे रखना है तो मुझको इसको, मतलब प्रेशर को वॉल्यूम के फॉर्म में रखना होगा। मतलब आई शुड कन्वर्ट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ इन फंक्शन ऑफ वी डीवी। अगर आपको इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में पता होगा तो यहाँ पे अगर किसी चीज को इंटीग्रेट करना है और ये उसका डिफरेंशियल है तो इट शुड बी फंक्शन। मतलब ये जो P है ये dV का फंक्शन होना चाहिए। मतलब P को मेरे को वॉल्यूम के टर्म में लाना होगा। तो हम सब जानते हैं PV इज इक्वल टू NI।
ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर पी कांस्टेंट होगा जो कि हमारे इरिवर्सिबल प्रोसेस में था, जो पहला केस था, तो पी को बाहर ले सकते हो आप और फिर वही फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन पी किस में कांस्टेंट होता है? जी हाँ, पी इरिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। क्यों इरिवर्सिबल प्रोसेस में होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्यों होता है पी कांस्टेंट? क्योंकि सिंपल सा वेट रखा होता है, वेट को आप एक बार में ही पूरा उठा देते हो। ठीक है, इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। बट ये जो हम पढ़ रहे हैं ये रिवर्सिबल है और ये मल्टीपल स्टेप में होता है। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा? P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन। अब इसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। और ये क्या था? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे ये आ गया एन आर टी अपॉन बी इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए, ये इनिशियल ये फाइनल, तो ये टोटल वर्क हो गया, इसको बोलते हैं डब्ल्यू मैक्स। आगे चल के मैं आपको जरूर समझाऊंगा कि इसे मैक्सिमम वर्क क्यों कहते हैं, इसे मैक्सिमम वर्क क्यों कहते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे W इज इक्वल टू माइनस एन कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, टी बी कॉन्स्टेंट है। देखिए एन क्यू कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी गैस का नंबर ऑफ मोल्स, जो अमाउंट है वो फिक्स होगा। आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, वो भी कॉन्स्टेंट रहेगा। और टी क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या रहने वाला है? कॉन्स्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तब आगे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन वी डी वी, और ये V1 से ये V2। अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो आप जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो आप सीख जाएंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन डी वी होता है ln ऑफ v। ln ऑफ v, ln क्या होता है? ln होता है log टू द बेस e। तो ln ऑफ v क्या होगा? log टू द बेस e ऑफ v, log टू द बेस e ऑफ v। और मैं आपको बताता हूँ कि log टू द बेस e को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। log टू द बेस e इज इक्वल टू 2.303 इंटू log टू द बेस 10। वापस मैं एक बार बता देता हूँ, मैंने nRT अपॉन v की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया आइडियल गैस इक्वेशन से। तो यहाँ पे देखिए n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है, r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट होगा, और t जो है वो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आई होप आप समझ गए। ठीक है, और ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किसका फंक्शन है? डीवी का। मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो वन अपॉन वी इंटू डीवी लग दिया। अब यहाँ पे देखिए एनआरटी बाहर हो गया, और ये इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन डीवी इज ln ऑफ वी, और यहाँ पे अपर लिमिट है, लोअर लिमिट, V1 एंड V2। ये सारी चीजें आप सीख जाओगे जब आप इंटीग्रेशन से थर हो जाओ। तो अब आगे देख लेते हैं, आगे मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये हो गया माइनस nRT ln ऑफ V2 माइनस ln ऑफ V1। ये क्या है? log टू द बेस e ऑफ V2 माइनस log टू द बेस e ऑफ V1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जी हाँ, ये 2 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? nRT ln ऑफ V2 अपॉन V1। आपको शायद लॉग प्रॉपर्टी पता होगा, log ऑफ m अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ x। और यहाँ पे ln है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं ये ln को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 ऑफ V2 अपॉन V1। और ये क्या हो गया? W मैक्स। ये आपका डेरिवेशन हो गया, माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। अब ये देखिए, यहाँ पे जब भी आप कभी भी केमिस्ट्री या फिजिक्स में देखिएगा कि जो इनिशियल स्टेप है, इसके पहले वाला जो स्टेप था उसमें ऐसे था P इंटू डी, मतलब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डी था। तो जब भी दोनों साइड डिफरेंशिएशन आए, तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो इंटीग्रेशन होता है। आप इसे याद रखिएगा। और ये जो मैंने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताया, क्यों इसे कांस्टेंट नहीं लिया, वो भी आप ध्यान रखें। नहीं तो हम सिंपली अगर ये कांस्टेंट होता तो इसे बाहर ले सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और ये आपका हो गया W मैक्स का फॉर्मूला। अब इसमें n क्या है, R क्या है, T क्या है, उसे मैं सेपरेटली लिख देता हूँ, बट उसके पहले आप इसे पूरा नोट कर लीजिए अच्छे से। ये सारे फॉर्मूले जो मैंने ऊपर दिए हैं उसे भी अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि हर एक चीज कैसे आई वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो दिखा देता हूँ। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि इस टोटल फॉर्मूले में हमारे कौन कौन सी क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे देखिए, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log to the base 10 ऑफ V2 अपॉन V1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कभी मास दिया हो और आपको उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना हो। R क्या होता है? जी हाँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी 4 वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है? 4। 8.3
0.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और फिर 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और एक होता है 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग पर केल्विन पर मोल, और एक होता है 1.982 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो सर इसमें हमको कौन सा वैल्यू रखना है? जनरली हम लीटर एटमॉस्फेयर वाले फंडे में काम करते हैं, तो आप ये रखोगे, ठीक है। बट आजकल एटमॉस्फेयर के जगह पे बार आ गया है, तो ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, जो मैं आपको न्यूमेरिकल के टाइम पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इन बातों को याद रखना। और वॉल्यूम को हम किस में लेंगे? नो डाउट वॉल्यूम विल बी टेकन इन लीटर्स, इसमें लोगे लीटर। लेकिन हालांकि अगर दोनों ml में भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? कि वर्क डन बाय सिस्टम। तो अगर V2 V1 से ज्यादा है तो ये नेगेटिव साइन होगा, बट अगर V1 ज्यादा हो गया V2 से तो ये नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। अब आते हैं काम की बात, इसे मैक्सिमम वर्क क्यों कहते हैं? इसे मैक्सिमम वर्क क्यों कहते हैं? तो इसे मैं समझाता हूँ आपको ग्राफ से। इधर देखिए, इस साइड लिया मैंने प्रेशर और इस साइड लिया मैंने वॉल्यूम। मान लीजिए प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू थी, ये प्रेशर की क्या थी? मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब प्रेशर यहाँ से यहाँ से यहाँ से आते तक ऐसे कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और ये मान लीजिए V1 है और ये V2 है, ठीक है। और ये P इनिशियल है और ये P फाइनल है। जी हाँ, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है। आप देख रहे हो प्रेशर कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, तो वर्क डन कैसे होगा? वर्क डन, ये फाइनल वॉल्यूम हो गया, तो ये पूरा क्या आ जाता है? वर्क डन। ये ग्राफ ऐसे क्यों आते जा रहा है? ऐसे क्यों आते जा रहा है? हम सब जानते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये कौन से प्रोसेस में वर्क, ये कौन से प्रोसेस का वर्क है? जी हाँ, ये रिवर्सिबल का वर्क। सर ये रिवर्सिबल का वर्क कैसे हुआ? यहाँ पे देखिए, प्रेशर जो है, प्रेशर वो धीरे 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 कम आ रहा है, मतलब ये जो एक्सिस है ये प्रेशर की एक्सिस है। अब इसमें जैसे जैसे नीचे आ रहे हो, देखो वैल्यू कम होती जा रही है, 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 और यहाँ पे आके वो क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। वहां पे आके क्या हो गई? कांस्टेंट। ऑब्वियसली जब इसको टच हो जाएगी तब तो पूरा सब कुछ जीरो हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे मानता हूँ यहाँ पे आके प्रेशर क्या हो गया? रुक गया, क्योंकि पिस्टन था, पूरा तो जीरो होने वाला नहीं है। अब ये देखिए, और ये मैंने यहाँ तक ले लिया, क्योंकि ये मान लेता हूँ मैं, मान लेता हूँ ये फाइनल प्रेशर है, तो ऐसे कर दूंगा तो इतना वर्क आ जाएगा। तो ये आप देख रहे हो, ये ऐसे 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 कम करते हुए, और ये इनिशियल वॉल्यूम और ये फाइनल वॉल्यूम, देख रहे हो आप वॉल्यूम कैसे बढ़ते जा रहा है? ये इनिशियल वॉल्यूम था और ये फाइनल वॉल्यूम था, एक्सपेंशन हो रहा है। और ये कौन सी कंडीशन थी? रिवर्सिबल, जिसमें हम एक्सटर्नल प्रेशर को स्लोली 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 कम करते जा रहे हैं। ग्राफ ऐसा क्यों आया? जिसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। ग्राफ को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हालांकि ये बातें सब टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में एक चीज बोला गया है डब्ल्यू मैक्स, जिसे मुझको समझाना है आपको, ठीक है। तो अब ये जरा देखिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था, जिसमें मैंने आपको बताया टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो ये देखिए, जब प्रेशर मैक्सिमम है तो वॉल्यूम ये है, ये देख रहे हैं। और देखिए धीरे धीरे इस पॉइंट पे ले लीजिए, तो प्रेशर की वैल्यू ये है तो वॉल्यूम ये है। और ये देखिए यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम देखिए ज्यादा हो गया। जी हाँ, आपको ये लेना, ये देखिए ये प्रेशर कम हो गया, प्रेशर जब यहाँ पे आया तो वॉल्यूम देखिए कितना ज्यादा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और प्रेशर को और कम करोगे तो ये वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, जब आप एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर रहे हो तो पिस्टन ऊपर जा रहा है। सर एक्सटर्नल प्रेशर क्यों? हम बार बार वेट जो उठा रहे हैं, ठीक है। और ये दूसरी वाली कंडीशन ले लेता हूं मैं। दूसरी वाली कंडीशन मतलब क्या? जब मैंने प्रेशर लिया था और ये वॉल्यूम लिया था, और तब मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। मतलब ये वाला एग्जांपल, जैसे ये एक सिलेंडर है, इसमें पिस्टन है और ये गैस है, ठीक है, और इसके ऊपर वेट, ओके। और आपने वेट को फट से उठा लिया, वेट को आपने क्या किया? फट से उठा लिया, तो पी एक्सटर्नल क्या हो गया? कांस्टेंट। पहले पहले जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो किसके बराबर था? पिस्टन का वेट, और ये जो वेट था उसका, मतलब ये जो कोई भी ब्लॉक ले लीजिए, आयरन ब्लॉक या कुछ भी, इन दोनों का वेट का जो एडिशन था वो एक्सटर्नल प्रेशर था। ऑब्वियसली नो डाउट इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आएगा, तो तीन चीजें आएंगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ब्लॉक का वेट, ब्लॉक का वेट प्लस पिस्टन का वेट, ये तीनों। बट मान लीजिए इसमें से मैंने ब्लॉक निकाल दिया, तो अब तो ये कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट हो गया, और पहले के कंपेयर में कम हो गया। पहले का कंपेयर मतलब जब ब्लॉक था तो एक्चुअल में प्रेशर इधर था, और सडनली प्रेशर ड्रॉप हो गया, इतना आ गया। अब देखिए,
और प्रेशर उसके बाद कांस्टेंट है, क्योंकि आपने ब्लॉक हटाने के बाद पिस्टन तो अभी भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी है, तो ये वर्क होगा ऐसे। अगर पूरा यहाँ तक मैं लूँ ये, तो सिर्फ यही वर्क है। तो ये देखिए इसमें इतना वर्क हुआ, और इधर अगर इस पार्ट को मैं इससे कंपेयर करता हूँ, इस पार्ट से, तो ये एक्स्ट्रा वर्क हुआ है। ये क्या हुआ है? एक्स्ट्रा वर्क, और इसीलिए इसे हम कहते हैं मैक्सिमम वर्क। तो आपको पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, मतलब उसकी एनर्जी मैक्सिमम यूटिलाइज होती है। और कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस में जो जो इनपुट होता है वो कम होता है और आउटपुट काफी ज्यादा होता है। इसीलिए फिजिक्स में सारे प्रोसेसेस कौन से माने जाते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ऐसा है। एनीवेज, अब आगे हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट। कौन सा? कि अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे समझ लीजिए अच्छे से। ये एक्स्ट्रा पार्ट था जिसे समझना काफी जरूरी था। तो ये क्या हो गया? -2.303 NRT log ऑफ P1 अपॉन P2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? P1 अपॉन P2। सर ये कैसे? आपने तो V2 अपॉन V1 बोला था। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ देर पहले ही प्रूफ किया था, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। क्या था ये? बॉयल्स लॉ। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा हो तो। ठीक है, तो ये बॉयल्स लॉ हो गया, और ये आपका डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो देखते हैं इंटरनल एनर्जी। तो मान लीजिए ये एक सिस्टम है, इसे मैं सिस्टम मानता हूं, और इसके अंदर गैस है। ठीक है, और दो चीजें ध्यान रखना, ये सिस्टम पे कोई भी फील्ड का एप्लीकेशन नहीं है। मतलब ये सिस्टम के सराउंडिंग में ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड। कोई फील्ड नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा इसमें इंटरनल एनर्जी में। और उसे इंटरनल एनर्जी क्यों कहा जाता है? जी हाँ, वो सिस्टम के अंदर की एनर्जी, इसके सिस्टम के अंदर की एनर्जी। तो सबसे पहले चीज आपको याद रखना है कि जो सिस्टम हमने सिलेक्ट किया है वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए और ना ही मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो किसी भी फील्ड से एब्सेंट होना चाहिए। और दूसरा, उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगा होना चाहिए, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बॉडी इधर से पुश कर रही है, कोई ऊपर से पुश कर रही है, कोई नीचे से पुश कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब ऐसे केस में हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी है इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू द मोशन। अब इसमें देखिए, अब इसमें गैस पार्टिकल है, गैस पार्टिकल मान लीजिए एक है, तो ये इधर भी मोशन कर सकता है, ये इधर भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? जी, ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसकी वजह से इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसलेशनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के अंदर ट्रांसलेशनल एनर्जी भी। अब ऐसे भी हो सकता है, ये पार्टिकल इधर है तो ये इस साइड थोड़ा वाइब्रेट हो और थोड़ा इस साइड वाइब्रेट हो, ऐसा वाइब्रेट हो। समझ में आ रहा है? तो इसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी। बट आपको याद रखना है ये वाइब्रेशनल एनर्जी जनरली हायर टेम्परेचर की, हायर टेम्परेचर। कैसे हायर टेम्परेचर? जी हाँ, जब किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है तब वो वाइब्रेट करती है। मान लीजिए आपको ही आपके पापा ने धड़ से लाफा मार दिया, अब आप वाइब्रेट हो रहे हैं, आपका गाल ऊपर आ रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, ऐसे 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 हो रहा है, तो उसको वाइब्रेशन कहते हैं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? पापा मार देंगे? मेरे पापा मुझको नहीं मारते। एनीवेज जो भी, तो ये हायर टेम्परेचर हो गया, और ये क्या हो गया? वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, और एक होता है रोटेशनल एनर्जी। कौन सी? रोटेशनल। या आप फिजिक्स में पढ़ोगे रोटेशनल मोशन, तो इसे भी मैं लिख देता हूँ रोटेशनल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में ये सारा का सम है। और पोटेंशियल एनर्जी तो आपको बताइए, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो ये कौन सी हो गई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो है ये कौन सी एनर्जी हो गई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल। अदरवाइज आप इसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी ले सकते हो। कौन सी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये चार्ज है, कोई सिस्टम में अगर कोई चार्ज स्पीशीज है। बट आप सबको पता है थर्मोडायनामिक्स में तो अपन लोग सिर्फ गैस के बारे में बात करते हैं, और जनरली गैस होगी कौन सी? न्यूट्रल। तो इसके तो चांसेस काफी कम आ जाते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज,
ऐसा बोला जाता है कि इंटरनल एनर्जी जिसका सिंबल होता है यू, कहीं कहीं जगह पे ई से भी रिप्रेजेंट हो जाता है, तो फिलहाल तो हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें यू है तो हम तो यू ही लेंगे। तो ये सब बोला जाता है कि जो इंटरनल एनर्जी है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, क्योंकि आप किसी भी पार्टिकल की जो ट्रांसलेशन एनर्जी उसको एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, वाइब्रेशन को भी एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, और ना ही आप रोटेशनल को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैसे इंटरनल एनर्जी को आप कैलकुलेट करोगे? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की ही नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर रहा हूँ। कैसे? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh, और हम सब जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो खुद है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी, क्या है? एक रिलेटिव क्वांटिटी। इसमें हमने अजम्पशन किया होता है। क्या किया होता है? अजम्पशन। ये जो हाइट वाला फैक्टर आप देखते हैं, हाइट, अगर कोई बॉडी ऐसे रखी हुई है और वो h हाइट पे है, कितने हाइट पे? h, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh दिया जाता है, जिसमें m उसका मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h उसकी हाइट है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा बोलता है कि सर मान लीजिए ये जो सिस्टम है इसको आपने अर्थ सरफेस पे रख दिया, तब तो यहाँ पे हाइट जीरो हो जाएगी। ध्यान से सुनिए मेरी बातें। तब तो हाइट यहाँ पे जीरो हो जाएगी, और हाइट जीरो हो गई तब तो सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती, हम उसे अज्यूम करते हैं कि अर्थ सरफेस पे जीरो होती है। ओके, ऐसा होता नहीं है। तो सर इसकी तो पूरी जीरो हो गई। चलिए तो मैं बताता हूँ आपको, जरा ये पार्टिकल को लीजिए, ये पार्टिकल, ये मॉलिक्यूल लीजिए गैस का, इसकी तो इतनी हाइट हो गई ना। देखिए जरा ध्यान से, इसकी तो इतनी हाइट हो गई ना, तो इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी ना। तो सिंपल सी बात है, आप ना के ही परफेक्टली निकाल सकते हो, ना ही पोटेंशियल एनर्जी परफेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, ना काइनेटिक एनर्जी परफेक्टली, ना पोटेंशियल एनर्जी परफेक्टली, तो हम इंटरनल एनर्जी को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप ये नोटबुक में लिख के लेना, ऐसे स्टार और करके ऐसे लिख लेना कि इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एग्जैक्टली, बट वी कैन कैलकुलेट क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बट डेल्टा यू कैन बी कैलकुलेटेड। ये था इंटरनल एनर्जी का फंडा। अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब आ जाते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। तो क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? देखिए, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या इसे कहते हैं मेरे भाई? यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बोलता है इसका सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो ये बोलता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अरे सर ये तो कितना सिंपल है सर, बचपन से पढ़ रहे हैं अपन। यस, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब मैंने एक बच्चे को बोला, चलो देखो तुमको मैंने एक एप्पल दे दिया और एप्पल तुमने खा लिया, एप्पल तुमने खा लिया तो क्या हुआ? एप्पल तो तुमने पूरा खत्म कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, मतलब क्या? तुमने तो मैटर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। बट ऐसा नहीं है, वो एप्पल से तुमको क्या मिला? एनर्जी। ठीक है, और उससे तुमने काम किया। ये तो मैटर और एनर्जी वाली थियरी मैंने आपको बता दी, बट याद रखना, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर होता है तो दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी आता है, और वो भी इक्विवेलेंट अमाउंट का। ये फेमस चीज है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बट एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दूसरा, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये दोनों का जो सम है वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। अरे भैया, जब आप सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों का कांस्टेंट बोल रहे हो तो ये तो यूनिवर्स हो गया ना। याद कीजिए स्टार्टिंग में बताया था, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग का एनर्जी होता है कांस्टेंट। सर ये कैसे? देखिए, इसमें से कुछ एनर्जी इसमें जाएगी। मान लीजिए ये 5 किलो जूल था और ये था 50,000 किलो जूल। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें से 1 किलो जूल इसमें ट्रांसफर हो गया। पहले टोटल देख लीजिए कितना है। ओके, ये कितना है? 50,000, 5 किलो जूल हो गया। अब मान लीजिए इसमें से एक इसमें ट्रांसफर हो गया, तो अब ये कितना हो गया? 4 किलो जूल। तो ये कितना हो जाएगा? 50,000, 1 किलो जूल। अब फिर ऐड कीजिए, यही आएगा। तो ये था इनिशियल और ये था फाइनल। तो हर बार दोनों जो टोटल है दोनों का वो सेम है। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग का एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब यूनिवर्स का एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, तीसरा, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सर ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? मान लीजिए एक पिस्टन है,
मान लीजिए एक सिस्टम, पिस्टन क्या, हर बार पिस्टन ही आ रहा है दिमाग में, ये सिस्टम है और इसके अंदर गैस है और इसकी जो बाउंड्री है ये रिजिड है, मतलब मूव नहीं कर सकती, और ऊपर से एडियाबेटिक है, रिजिड है और एडियाबेटिक है, मतलब मोशन भी नहीं और ना तो हीट का ट्रांसफर, तो हीट भी नहीं इधर उधर जाएगी और ना ही इसमें कोई मोशन होगा, मतलब वर्क करने के भी चांस नहीं है और हीट भी नहीं ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ना तो एनर्जी का एक्सचेंज है और ना ही, हाँ, ना एनर्जी का एक्सचेंज है, मतलब ना वर्क का एक्सचेंज है और ना ही हीट का एक्सचेंज है, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। सर आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल दे दीजिए सर, मजा आ जाएगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल क्या है, यूनिवर्स। तो सारे यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, अगर जनरली आप आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा ले लो, ऐसा ले लो और इसके अंदर आपने अगर मान लीजिए गर्म पानी ऐसे रखा हुआ है और वो आपका सिस्टम है, तो पानी बहुत देर तक गर्म नहीं रहता है, हम सब जानते हैं। एडियाबेटिक बाउंड्री मतलब थर्मली इंसुलेटेड ये बाउंड्री, थोड़े देर के बाद पानी ठंडा हो जाता है, तो इसका मतलब क्या, नो सिस्टम इज प्योरली आइसोलेटेड, बट जितने टाइम टाइम तक हम उसका स्टडी कर रहे हैं उतने टाइम तक तो वो आइसोलेटेड होता ही है, मतलब आप इसका पढ़ाई करोगे कम से कम 20 से 25 मिनट में, तब तक तो पानी गर्म ही रहेगा। और अगर अच्छा आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, थर्मली इंसुलेटेड है, रिजिड एडियाबेटिक वॉल है, मान लीजिए थर्मस ही ले लीजिए, अगर मिल्टन का थर्मस है, तब तो भाई कम से कम 10 से 12 घंटे तक आपका पानी तो गर्म रहेगा ही, और तब तक आपका क्या प्रोसेस हो जाएगा, आपका पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब आ जाते हैं हम उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसको मैं डिराइव कर देता हूँ। डिराइव करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, इसकी एनर्जी थी इंटरनल एनर्जी U1, मान लीजिए सर, लेकिन आपने तो बोला इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अरे मान ले बेटा, इसका एनर्जी क्या है U1, और इस पे Q अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो, मतलब इसको Q अमाउंट ऑफ हीट मिली, मिली सर अपनी हो गई, मिली अपनी, अरे भाई मिली तो पता नहीं कौन है मिली, यहाँ पे लिखिए ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U1 प्लस, सर अगर हीट वो रिलीज करता तब क्या करते, सिंपल, यहाँ पे आप क्या ले लेते, Q नेगेटिव ले लेते, और फिर उसके बाद मान लीजिए उस पर W वर्क भी हो गया, वर्क क्या हो गया उसके ऊपर, जी हाँ पॉजिटिव वर्क, तो अब उसकी फाइनल एनर्जी क्या होगी, जी हाँ U1 प्लस Q प्लस W, और इस पूरे को मैं मान लेता हूँ क्या, U2। अरे सर आप मानते बहुत हो, क्या करें, काम चलाने के लिए करना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया, U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W, तो क्या हो गया U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W, तो ओवरऑल आप U2 माइनस U1 को क्या बोल सकते हो, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। यही है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और आई होप आपको ये जरूर समझ में आया होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब एक इसमें बड़े काम की बात बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये जो है ये हीट है, Q क्या है, हीट, तो ये है पाथ फंक्शन, ये क्या है, पाथ फंक्शन। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियो देखा होगा, तो पाथ फंक्शन आपको पता होगा, ऐसे वीडियो देख के आने का भाई, ऐसे डायरेक्ट नहीं आने का इधर, समझा। दूसरा वर्क भी क्या है, पाथ फंक्शन। और मैं आपको बताऊं ये जो डेल्टा यू है ये कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डेल्टा यू किस क्या है, डेल्टा यू क्या है, दो पाथ फंक्शन का सम हो गया ये स्टेट फंक्शन। डेल्टा यू क्या होता है, जी हाँ ये स्टेट फंक्शन होता है। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, डेल्टा यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, और कैसे डिपेंड करता है ये सारी बातें हम आगे देखने वाले हैं। डेल्टा यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। और ये था अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो एक बार रिवाइज कर देते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन पढ़े ले क्या भाई, मैक्सिमम वर्क किसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस में। कंडीशन क्या लगाई ली थी अपन लोग ने, प्रोसेस आइसोथर्मल होना मांगता है, दूसरा रिवर्सिबल होना मांगता है, वर्क क्या होगा मैक्सिमम। क्यों, ग्राफ में क्या दिखाया था अपन, रिवर्सिबल में प्रेशर कम धीरे 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 कम हो रहा था, और कौन सा प्रेशर कम हो रहा था, एक्सटर्नल प्रेशर। बट जब इरिवर्सिबल का दिखाया उसमें क्या किया, प्रेशर को फट से कम कर दिया, मतलब पिस्टन था उसके ऊपर वेट था, वेट को हटाया, फट से पिस्टन क्या हो गया, मतलब पिस्टन के ऊपर से वेट हट गया, तो अब जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब क्या, वो तो कम होने वाला नहीं है, अरे अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना भाई, और अभी भी पिस्टन का मास है ना, दोनों चीज है ना, तो कांस्टेंट मानता हूँ।
बट सर एक्सपेंशन तो हो रहा है, हाँ वो तो गैस कर रही है ना, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर क्या था, कांस्टेंट, इसीलिए लाइन क्या आई थी, सीधी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसमें वर्क कम हुआ था और इसमें वर्क ज्यादा। फिर उसके बाद अपन ने किसका बात किया, इंटरनल एनर्जी, किसके ऊपर डिपेंड करती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, दोनों को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए इसीलिए अपन इंटरनल एनर्जी को भी एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक नंबर। उसके आगे फिर हम लोग ने क्या पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसका स्टेटमेंट पढ़ा, वो क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कंजर्व होती है, ना तो वो खत्म होती है ना तो वो बनती है, कोई माइका लाल ना तो एनर्जी बना सकता है ना खत्म कर सकता। उसके बाद अपन एंड में कर डाले क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का डेरिवेशन। तो एक नंबर, आई होप समझ में आया होगा। इसको सबको भेजने का, अपने सारे फ्रेंड लोग को शेयर करने का, भाई लोग समझ में आ रहा है आप लोग को, ऑब्वियसली कुछ बहन लोग भी होंगी, माफी चाहूंगा, तो इसको सबको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को, and tell them we'll be finishing the entire syllabus of 12th standard by this talking head means coming in front and teaching. So I hope you like the video, then subscribe the channel, press the bell icon so that you will get the notification always whenever I'm uploading the video. Thanks a lot for watching the video. Have a nice day. Bye bye.